यहाँ पर आ गए हैं कल के लिए। जी हाँ, हम लोग दोपहर 2 बजे जब आप पेपर देखेंगे तो पूरा पेपर यहाँ पे छपा रहेगा, जाके छाप देना। फुल पेपर सोल्यूशन में दे रहा हूँ। जी हाँ, ये जो पेपर है एकदम पीला वाला पेपर है। पीला मैंने नाम इसलिए लगा क्योंकि पीला पीला पेपर आएगा। इसी प्रकार से वहां पे आपको आंसर देना है। पूरा का पूरा फुल पेपर सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यार वीडियो को लाइक करिए, दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यार चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम भेज दूंगा, जाके टेलीग्राम से इसको पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मैं एक डेमो पेपर बनाया जो कि आपके कल पेपर में आने वाला है। जी हाँ, यूपी बोर्ड के जब आप जाएंगे दोपहर 2 बजे तो वहां पे पेपर में क्वेश्चन में मिलने वाले प्रश्न है। सारा सारा भाई साहब तैयार कर लीजिएगा। ये एक डेमो में मैंने बना दिया है, अब इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के जाइए वहां पे, छाप के चले आइएगा, ठीक है ना। फुल पेपर यहाँ पे भाई साहब आने वाला, एकदम वायरल क्वेश्चन है इसमें। वायरल क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका पेपर रहेगा। वहां पे यहाँ पे पेपर कोड रहेगा, यहाँ पे नाम, रोल नंबर, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। टाइम यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आपका पूर्णांक दिया रहेगा। कुछ इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। फुल इसमें मैं इसका पेपर सोल्यूशन देने वाला हूँ। जितने वीडियोस आ रहे हैं बस पढ़ के चले जाइए, काम हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जितने वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ आप पढ़ के चले जाइएगा। वहां पर आप छाप के आए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर हम कैसे करेंगे। यार क्यों परेशान होना है, जाइए छाप के आइए, एकदम से जाइए और छाप के आइए एकदम क्वेश्चन। वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आप परेशान मत होइएगा। चलिए यहाँ पे आपको जो टाइम दिया जाएगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने की निर्धारित रहेंगे। भाई साहब अपना प्रश्न पत्र पढ़ के आराम से आप क्या दीजिए, अपने उत्तर को दीजिएगा। उसके बाद आपके 2 खंड रहेंगे, खंड क रहेगा और क्या रहेगा, खंड ख रहेगा। 2 खंड आपके दिए रहेंगे। तो ये क्या है, ये खंड क है आपका। खंड क में पहला प्रश्न यहाँ पे पहला क है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। भाई साहब 1 नंबर का छापने वाला क्वेश्चन, छाप डालिए, छापने वाला क्वेश्चन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, आनंद कादम्बिनी, दीनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान या आजकल। तो वो है आपका आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी किसके द्वारा है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। खवाला यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। जो ध्रुव स्वामिनी है नाटक के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है वो है ध्रुव स्वामिनी। नाटक के जो लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी किसके नाटक लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी। नाटक के लेखक का नाम क्या है, नोट कर लीजिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल निबंध के लेखक है। अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास वर्मा। अब देखिए वाह, रामविलास शर्मा। यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। ये केवल आप गद्यांश तैयार करके चले गए, काम खत्म। और आपको कोई भी अन्य गद्यांश आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। प्रेमघन की कहानी का नाम है, प्रेमघन कहानी का नाम क्या है, कफन, गुंडा, रोज, चीफ की दावत। तो कफन प्रेमचंद्र की कहानी है। कफन किसकी कहानी, प्रेमचंद्र की कहानी है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है। जो विद्यानिवास मिश्र हैं ये किसके निबंधकार हैं, ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, भावनात्मक निबंध के। तो विद्यानिवास जो मिश्र हैं यह ललित निबंध के निबंधकार है। किसके हैं, ललित निबंधों के निबंधकार जो है ये विद्यानिवास मिश्र जी है। विद्यानिवास मिश्र क्या है, ललित निबंधों के निबंधकार है। फिर यहाँ पे आपका 1-1 अंक वाले खत्म हो गए। यहाँ पे आपका दूसरा है, यहाँ पे दूसरा का शुरू है 1-1 नंबर वाले। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है। जो पृथ्वीराज रासो है इसका रचनाकाल क्या है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रेत काल, आधुनिक काल। तो पृथ्वी रासो का जो रचनाकाल है वो है आपका वीरगाथा काल। वीरगाथा काल किसका है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकाल है यानी पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो वीरगाथा काल के। नोट कर लीजिए, बहुत ही आईएमपी वाला क्या है आपका क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में आने वाले प्रश्न है, आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि क्या है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो है कबीरदास। कौन है, ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास हैं। कबीरदास किसके हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के हैं। उसके बाद गए यहाँ पे, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, कामायनी, आशा, चिंता या फिर इड़ा। तो है चिंता। चिंता क्या है, यह कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, क्या है, चिंता है। उसके बाद यहाँ पे घ है,
सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि है। जो सुमित्रानंदन पंत है किसके सुकुमार कवि है। कल आप जब पेपर में बैठेंगे देने के लिए तो देखेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे, तो इसलिए तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है, क्योंकि जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आप कोशिश करिए कि उसको ज्यादा ज्यादा तैयार कर लें। उसको ज्यादा ज्यादा तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से प्रश्न में आपके पूछे जाएंगे तो आप पूरा का पूरा उसका आंसर देकर आएंगे, ठीक है ना, देकर आएंगे। चलिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि किसके हैं, तो वो है प्रकृति की। प्रकृति के क्या है, सुकुमार कवि है कौन, सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उसके बाद है यहाँ पे राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता, राम की शक्ति पूजा के कविता के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे। तो राम की शक्ति पूजा कविता के जो रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो राम की शक्ति कविता के रचयिता हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है गद्यांश। जी हाँ, गद्यांश आपका 10 अंकों का आएगा, पक्का कर लीजिए। ये आपके बोर्ड में हर साल पूछा गया है और मैं आपको कम से कम 15 सेट दूंगा पेपर से पहले। कल आपको 12 बजे तक आपको 15 सेट दिया जाएगा। हर एक सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सारे सेटों को आप लोग पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे सेट आपको खत्म कर देना है। गद्यांश के यहाँ पे माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, जनपद और नगर, पुर और गांव, जंगल के पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के क्या है, पुत्र हैं। तो यहाँ पे आपका क्या ये गद्यांश है, 10 नंबर का गद्यांश है। अब सबसे पहला वाला ये गद्यांश पूछा गया कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यही देखिए यहाँ पे आंसर है कि आपको ढूंढना नहीं है, जो आंसर रहेगा इसी में छुपा रहेगा, आप उसको देखिएगा, वहां पर आंसर दे दीजिएगा। परेशान नहीं होना यार, बिल्कुल डट कर आपको सामना करना है यार, बिल्कुल परेशान मत होना, दिमाग पर स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेके आना कि यार बोर्ड में क्या होगा सर, हम तो पढ़े भी नहीं है। कोई बात नहीं है, आप जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जैसे वही ट्रिक अपनाइएगा, पास हो जाओगे, ठीक है ना, अच्छा नंबर स्कोर करोगे। तो ये आपका जो गद्यांश है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, पुत्र को समान भाव से कौन चाहती है, तो पुत्र माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। समान अधिकार का भागी कौन कौन है, तो देखिए समान अधिकार जहां पर होगा वहीं पर आप करेंगे। देखिए यहाँ पे समान अधिकार, यहाँ पर समान अधिकार है का भागी है, कौन कौन है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है, भागी है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है, भागी है। उसके बाद है यहाँ पे पृथ्वी का विस्तार कहाँ तक है, मतलब पृथ्वी का विस्तार, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत तक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का भाव। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, जैसे कि नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। तो ये इनका क्या है कि इनका अनंत है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से क्या है, भरे हुए हैं, नाना प्रकार के जनों से क्या है, भरे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे है अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या होता है, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनंत कहते हैं। और जनपद मतलब क्या होता है, जिला होता है। जनपद मतलब क्या होता है, जिला होता है। अनंत मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, और जनपद मतलब क्या होता है, जिला होता है, याद रखना। उसके बाद है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि कैसे आपको पहचानना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, स्वरूप से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल, थोड़ा जुकाम हो गया है, ठीक है ना, तो नॉइस आएगी तो इसके लिए माफी चाहेंगे। तो इसमें लिखेंगे पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना तैयार हो गया कि नहीं ये बताइए, फटाफट हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है,
टाइम बिल्कुल भी नहीं, एकदम क्वेश्चन आने वाले हैं भाई साहब, तैयार करके जाइएगा। चौथा यहाँ पे दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 अंक आपको मिलेगा भाई साहब। है क्या यहाँ पे पद्यांश? हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन मौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम करता मुझको अमरत्व दान। तो ये क्या यहाँ पे पद्यांश है। अब इसका आपको आंसर देना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कविता का शीर्षक। कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक नौका विहार है तथा कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी है। तथा कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी है। तो कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है? नौका विहार है और कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी है। नोट कर लीजिए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां से कहां तक? तो ये वाला आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पे शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, इसका क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे? नौका विहार में करते हुए मन की अनुभूतियों से विहल कवि कहता है कि जीवन भी इसी प्रकार शाश्वत है जिसे देखकर मैं अपने अस्तित्व को भूल गया। उसके बाद तीसरा है कर्णधार तथा शाश्वत शब्द का अर्थ बताइए। कर्णधार का मतलब होता है सहारा, शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला। तो कर्णधार का मतलब क्या होता है? सहारा होता है, माफी चाहेंगे, सॉरी। कर्णधार का मतलब क्या होता है? सहारा होता है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? सदा रहने वाला है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे किसी अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी का क्या संदेश है या संकेत है? तो वह अदृश्य सत्ता, वह आध्यात्मिक आलोक जो अपने प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि पर स्थापित है और पंत जी उसकी विराट चेतना की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है जगजीवन के कर्णधार, कहां से स्पष्ट कीजिए। तो जगजीवन के कर्णधार का मतलब क्या होता है? तो जनजीवन की कर्णधार से आशय है कि उस निर्गुण ईश्वरीय शक्ति से है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संचालन की प्रक्रिया को क्या करता है? क्रियान्वित मतलब चलाता है उसे। क्लियर है। उसके बाद पांचवा है आपके लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। आपको 5 नंबर मिलेगा। कौन कौन से हैं? हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का क्या देखेंगे? साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आप हिंट डाल लीजिए, लिखेंगे। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। हिंदी के प्रति इनके अनन्य लगाव ने इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और इनके निर्देशन में हिंदी तथा तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ है। इनका निधन सन 2005 में हो गया। इनका निधन कब हो गया? सन 2005 में हो गया था। उसके बाद यहाँ पे है श्री रेड्डी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में पर्याप्त रुचि लेते हैं। हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का हिंदी भाषा का पूरा अधिकार था। इनकी भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है और शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया और इनकी शैली के विवेचनात्मक और गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक, आलोचनात्मक रूप दिखाई पड़ते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी क्या है? अपनी विशेषता है। रेड्डी जी इनके 8 अन्य प्रकाशित ग्रंथ जैसे कि मेरे विचार, साहित्य और समाज, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, विचारिकी शोध और बोध, वेग गुलुतारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, इसके अतिरिक्त अन्य हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में कई निबंध भी प्रकाशित हुए। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है आपके भाई साहब? ये है आपके ग्रंथ है, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए जो कि 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है।
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे देखना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावाद के प्रवर्तक कवियों में से एक। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। सहसावस्था से ही पारिवारिक दुखों को झेलते हुए जयशंकर प्रसाद ने गृह व्यापार को संभालते हुए स्वाध्याय के बल पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी पर अधिकार प्राप्त किया और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी निरंतर साहित्य साधना में निरत रहे। प्रकृति के मानवीकरण के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग तथा राष्ट्र प्रेम की ज्योति उनके साहित्य का प्राणभूत तत्व बने। अतीत के सांस्कृतिक गौरव के प्रति अनुग्रह और उनके साहित्य को बल प्रदान करता रहा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। प्रेम और संदर्भ उनके काव्य का प्रधान विषय है और मानवीय संवेदना उनका क्या प्राण है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो चित्राधार, लहर, आंसू, झरना, कामायनी, राजश्री, विशाखा और जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, पुरस्कार, तितली इत्यादि जयशंकर प्रसाद की क्या प्रमुख रचनाएं हैं, याद कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या आएगा? बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का कथावस्तु अपने सार में लिखी। भाई साहब 80 शब्द एग्जामिनर चाचा देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक जो कि आपके बोर्ड में आएगा। इन टॉपिकों को आपको तैयार करते हुए चले जाना है। जो ना समझे आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूं। अब जितने भी क्लास आएगी 1, 2, 10 सारी क्लास को देखते चले जाइए, काम खत्म। बहादुर की कथा वस्तु का सार लिखिए। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर यथार्थवादी कहानी है जिसका नायक 12 से 13 साल का नेपाली बालक है जो अपनी मां की पिटाई से त्रस्त होकर भाग आया है और लेखक के घर नौकरी पर रख लिया जाता है। निर्मला जो लेखक की पत्नी वह गृह स्वामिनी है। पहले कुछ दिनों तक उसके साथ बड़ा लाड जताती है और उसके बाद उसका नाम बहादुर रखती है, किंतु धीरे धीरे निर्मला तथा उनके परिवारजनों का व्यवहार बदलने लगता है। बहादुर देर रात तक परिश्रम से अपना काम करता था और पुत्र का, जो लेखक का पुत्र था किशोर, वो मीन मेख निकाल कर अक्सर बहादुर की पिटाई कर देता था। भाई साहब 2 तमाचा काम कर रहा है, एक और तमाचा, ठीक है। हद तो तब हो जाती है जब घर आए मेहमान बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं और घर वाले भी उन पर विश्वास कर बहादुर से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। बहादुर से यह बात अखर जाती बहादुर की यह बात अखर जाती है और वह बिना कुछ कहे, बिना परिश्रमिक लिए घर छोड़ चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद घर वाले बहादुर के साथ किए गए व्यवहार का पश्चाताप करते हैं और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बहादुर कहानी का क्या है? कथा सार है, कथा वस्तु का सार है। ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आएगा स्वपठित खंड काव्य। भाई साहब इसको आप लोग खुद से उत्तर देंगे, इसका आपको खुद से उत्तर लिखना है। स्वपठित खंड काव्य वाला आप अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप यही लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका मुहावरा और लोकोक्तियां। जो मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगी 2-2 नंबर के, देख लीजिए। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थी होना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थी होना। प्रयोग क्या लिखेंगे? नितिन को फांस कर शिशिर ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। एक दिन अचानक उसका धन लेकर गायब हो गया। उसके बाद उल्टी गंगा बहाना अर्थात परंपरा के विपरीत काम करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? शर्मा जी को घर की सफाई करते देख उनकी पत्नी बोल उठी, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? भाई साहब रोज तो काम करते नहीं थे, आज आप काम कर रहे हो। गूलर का फूल होना यानी कि अति दुर्लभ होना। आजकल जनाब कूलर के फूल हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ते। अज्जल गगरी छलकत जाए। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है। मैं देखना चाहता हूं किसका किसका तैयार है। फिर यहाँ पे संधि विच्छेद आएगा। हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिमधन आलय। हिमालय का क्या हो जाएगा? हिमधन आलय। हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। कविंद्रा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कवि धन इंद्र संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। नयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयनम का हो जाएगा ने धन अनम। नयनम का क्या हो जाएगा? ने धन अनम हो जाएगा। इसमें अयादि स्वर संधि है। फिर ख वाला आपके क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। पहला है आत्मने में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आत्मने में जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आत्मने में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। राज्ञा में विभक्ति और वचन कौन सी? राज्ञा में
यहाँ पे है तृतीया विभक्ति एक वचन है। राज्ञा में कौन सी है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। 11 का है निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन। तो वसन मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है, कई बार पूछा गया है। व्यसन मतलब क्या होता है? आदत होता है। तो कभी कभी क्या होता है, पिछले साल क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर पूरा दे देता है, वही क्वेश्चन पेपर छाप देता है। तो आप कोशिश करिए अगर पिछले साल का पेपर तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी हम कहाँ से पढ़ेंगे? वही है पिछले साल का पेपर है, पढ़ के चले जाइएगा, परेशान मत होइएगा। स्वर्ण और स्वर्ण का क्या हो जाएगा? स्वर्ण मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना होता है। और स्वर्ण मतलब क्या होता है? एक उच्च जाति भी होती है। क्या होती है? उच्च जाति भी होती है। क्लियर है? उच्च जाति भी होती है। तो सोना और उच्च जाति, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नीचे चले, यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपके 2 अंक के हैं। काल, अली, शिव। लेकिन हम लोग काल का भी देखेंगे, अली का भी देखेंगे, शिव का भी। काल का क्या होता है? समय और मृत्यु। अली का सखी और भौरा। शिव का कल्याण और महादेव। महादेव, शिव का क्या हो जाएगा? कल्याण और महादेव। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के सही चयन करना है आपको। अनुकरण के योग्य अनुकरणीय कहलाता है। जो अनुकरण के योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। फिर 2 वाक्यों के आपको शुद्ध करके लिखना है। पुत्री पराया धन होता है, तो यहाँ पे होती के स्थान पे कर देंगे, होती कर देंगे, होता के स्थान पे ती कर देंगे। तो पुत्री पराया धन होती है। लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, तो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीर महिला पे स्थान पे क्या हो जाएगा? वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरांगना हो जाएगा। मैं भोजन कर लिया हूं, मैं भोजन कर लिया हूं क्या हो जाएगा? मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब आ जाइए, रस छंद अलंकार पर 6 अंक पक्का कर लीजिए। 6 अंक पक्का कर लीजिए। पेपर में आने वाला 6 अंक आपको क्या करना है? पक्का कर लेंगे, इससे बाहर आने वाला भी नहीं है। और हर साल पेपर में आता है, आपको तो पता होगा, देखे होंगे कई सारे सेट। तो यहाँ पे आपको वियोग श्रृंगार तथा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। हम लोग बस परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देख लेंगे, बस यही लिखना है, इतना पेपर में आएगा। तो वियोग श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार रस के 2 भेदों में से एक है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के भेदों में से एक है वियोग श्रृंगार। उस स्थान पर पाया जाता है जहां नायक और नायिका वियोग अवस्था में विरह का अनुभव करते हैं। एक प्रेमी और प्रेमिका को अलग किया जा रहा है पार्क में सी, बात समझ आ रही, याद कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे वियोग होता है। भाई प्रेमी और प्रेमिका को अलग किया जाएगा तो रोएंगे ना दोनों मिलके, तो वही है। तो जहां नायक और नायिका वियोग अवस्था में विरह का अनुभव करते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। इसे प्रलभ श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है या फिर वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो इसका परिभाषा सीधा सा लिखना, जहां नायक और नायिका वियोग अवस्था में विरह का अनुभव करते हैं, दूर होते हुए दुख का अनुभव करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? देखऊं तात बसंत सुहावा, देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है उपमा अथवा यमक अलंकार। उपमा अथवा यमक अलंकार की परिभाषा लिखते उदाहरण दीजिए। यहाँ पे हम लोग उपमा अलंकार देखेंगे। यमक अलंकार आप लोग परिभाषा उसका कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग यमक अलंकार की परिभाषा पूरा छाप देंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पीपर पात सरी समन डोला, पीपर पात सरी समन डोला। तो यहाँ पे अब बचा है पत्र लेखन और छंद बचा है, और आपका बचा है आपका निबंध। वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा एकदम आने वाला डेमो सेट पेपर सोल्यूशन दिया भाई साहब, तैयार करके जाइएगा। सेम टू सेम रहने वाला है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको आपको लगातार दे रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो और आराम से करके आओ पेपर में। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो।